नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी कलम से सोच की क्रांति ला दी, सत्याग्रह से आजादी की लड़ाई में जान फूंकी और फिर एक पूरे के पूरे प्रदेश की नींव रखी। सोचिए, एक ही शख्स, टीचर भी, जर्नलिस्ट भी, फ्रीडम फाइटर भी और फिर चीफ मिनिस्टर भी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पंडित रविशंकर शुक्ल की, वो शख्सियत जिन्होंने मध्य भारत को एक नया आकार दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये सफ़र आखिर शुरू कहाँ से हुआ। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम आखिर किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। देखिए, आज जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, वो पहले एक ही हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा अविभाजित प्रदेश। तो एक सवाल मन में आता है कि उस नए विशाल राज्य की कमान संभालने वाले पहले चीफ मिनिस्टर आखिर थे कौन? और वो कोई और नहीं बल्कि पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे। एक ऐसा नाम जो इस पूरे इलाके के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनका जीवन काल था 1877 से लेकर 1956 तक। अब जरा सोचिए इस टाइम पीरियड के बारे में। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान एक गुलाम देश से एक आज़ाद मुल्क बनने के लिए संघर्ष कर रहा था। और पंडित शुक्ल ने इस बदलाव को सिर्फ देखा नहीं, अरे वो तो इस बदलाव को लाने वाले मुख्य लोगों में से एक थे। तो सवाल फिर वही, आखिर कैसे एक साधारण परिवार का लड़का मध्य भारत का निर्माता बन गया? इस सवाल का जवाब छिपा है उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई और करियर में। यहीं पर उनके भविष्य की नींव रखी गई थी। तो देखिए, उनकी पढ़ाई का सफ़र शुरू हुआ 1895 में नागपुर के हिस्लोप कॉलेज से। 4 साल बाद 1899 में वो ग्रेजुएट हो गए। अब उन्होंने करियर के लिए चुना टीचिंग का रास्ता। लेकिन वो सिर्फ एक टीचर बनकर रहने वालों में से नहीं थे। यकीन मानिए, सिर्फ 1 साल के अंदर 1902 आते आते वो खैरागढ़ रियासत में हेड मास्टर बन गए। ये पहली झलक थी उनकी ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी की। लेकिन पंडित शुक्ल का मिशन सिर्फ स्कूल की 4 दीवारी तक ही नहीं था। नहीं, वो तो पूरे समाज को जगाना चाहते थे, उन्हें शिक्षित करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक ज्यादा ताकतवर हथियार चुना, अपनी कलम। और बस यहीं से उनके जीवन का वो चैप्टर शुरू होता है जहां वे चेतना की आवाज बनकर उभरे। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि असली आज़ादी के लिए ना पहले लोगों की सोच को आज़ाद करना पड़ेगा, और इस काम के लिए कलम से बड़ा कोई हथियार हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो प्रेस की ताकत का इस्तेमाल करेंगे और समाज में एक नई पॉलिटिकल और सोशल जागरूकता लाएंगे। और उन्होंने अपने इस इरादे को हकीकत में बदलने में जरा भी देर नहीं की। साल था 1924, एक ऐसा साल जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल उन्होंने कान्यकुंज नाम की एक मैगजीन लॉन्च की। और ये सिर्फ कागज पर छपे हुए शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जहां आज़ादी के ख्याल जन्म लेते थे, जहां लोगों को साथ आने की हिम्मत मिलती थी। कान्याकुंज तो बस एक शुरुआत थी। जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई और तेज होती गई, पंडित शुक्ल को लगा कि एक और बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और फिर करीब 1 दशक बाद 1935 में उन्होंने अपने जर्नलिज्म के मिशन को एक नई और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर उड़ान दी। उन्होंने शुरू किया महाकोशल। ये मध्य भारत का पहला डेली न्यूज़पेपर था। जरा सोच कर देखिए, वो जमाना था जब खबरें पहुंचने में हफ्ते लग जाते थे, और उस दौर में महाकोशल हर रोज लोगों के घरों तक देश दुनिया की हलचल पहुंचा रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी कदम था। तो शब्दों से लोगों को जगाने का काम तो हो रहा था, लेकिन अब वक्त था सड़कों पर उतरने का, उस चेतना को एक्शन में बदलने का। तो चलिए अब चलते हैं पंडित शुक्ल की जिंदगी के उस दौर में जहां उन्होंने कलम के साथ साथ सत्याग्रह को भी अपना हथियार बनाया, भारत की आज़ादी की जंग में। साल 1921 ये उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल वो ऑफिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। और बस यहां से उनका सफर पूरी तरह से देश की आज़ादी के नाम हो गया। अब सीन में आता है साल 1940। दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था और इंडिया की पॉलिटिक्स में जबरदस्त उबाल था। माहौल बहुत गर्म था और इसी नाजुक मोड़ पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक बिल्कुल नया तरीका सामने रखा। तो महात्मा गांधी ने आवाज दी और पंडित शुक्ल ने 27 नवंबर को रायपुर में इंडिविजुअल सत्याग्रह को लीड किया। और पता है, वो इस आंदोलन में शामिल होने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे।
उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दी और ऐसा करके पूरे इलाके को ब्रिटिश राज के खिलाफ इस पावरफुल नॉन वॉयलेंट प्रोटेस्ट के लिए इंस्पायर किया। इस इंडिविजुअल सत्याग्रह ने देश में एक नई ही एनर्जी भर दी थी। और फिर आया साल 1942, वो साल जब पूरे देश ने एक आवाज में नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट का बिगुल बजा, तो छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके में इसकी कमान संभाली पंडित रविशंकर शुक्ल ने। उनकी लीडरशिप में ये पूरा एरिया आंदोलन की आग का एक बड़ा सेंटर बन गया। उन्होंने हजारों हजार लोगों को इस आखिरी लड़ाई के लिए एकजुट किया। तो आज़ादी की लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। चैलेंज था एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक नया प्रदेश बनाने का। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक फ्रीडम फाइटर ने एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल निभाया और एक स्टेट के आर्किटेक्ट के तौर पर सामने आए। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सफर आज़ादी से ठीक पहले 1946 में ही शुरू हो गया था, जब वो सेंट्रल प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर बने। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें आज़ादी के बाद आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार कर दिया। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ तो ये एक तरह से तय था कि अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाएगी। और उन्होंने शिक्षा, इंडस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज की वो नींव रखी जिस पर आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की शानदार इमारत खड़ी है। तो सवाल ये है कि एक टीचर, एक जर्नलिस्ट, एक फ्रीडम फाइटर और एक चीफ मिनिस्टर, इन सभी किरदारों में पंडित शुक्ल ने पीछे क्या विरासत छोड़ी? क्या उनके काम का असर आज भी हमें देखने को मिलता है? उनकी विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, बल्कि वो तो आज भी हमारे सामने है, एकदम ठोस रूप में। आज के छत्तीसगढ़ में जो विशाल गंगरेल डैम है, उसका नाम उन्हीं के सम्मान में रखा गया है, रविशंकर सागर बांध। सोचिए, ये डैम आज भी लाखों लोगों की जिंदगी में पानी पहुंचा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पंडित जी ने अपने विचारों और अपने कामों से इस पूरे प्रदेश को सींचा था। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे सिर्फ एक इंसान का सफर, जो पढ़ाई से शुरू हुआ, पत्रकारिता से गुजरा और फिर राजनीति तक पहुंचा, एक पूरे के पूरे राज्य की किस्मत लिख सकता है। पंडित रविशंकर शुक्ल की जिंदगी शायद हमें यही सिखाती है कि जब अलग अलग भूमिकाओं में निस्वार्थ होकर काम किया जाए तो एक ऐसी विरासत बनती है जो पीढ़ियों तक हमेशा कायम रहती है।